नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। बारिश की मार के बाद भी खाद्य तेल सस्ते, वनस्पति तेल के आयात में आई तेजी, बेमौसम बारिश के रिकॉर्ड टूटे, मॉनसून शायद ना रूठे। कताई मिलें कपास की तेजी से बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित, और गेहूं की पैदावार बढ़ाने का सफल परीक्षण, प्रशिक्षित होंगे किसान। अब कृषि समाचार विस्तार से। पिछले माह से बेमौसम बारिश के कारण रबी में तिलहन उत्पादन घट सकता है। इसके बावजूद खाद्य तेलों के दाम गिरे हैं। साल भर में आयातित तेलों के दाम 30% घटने से देश में रिकॉर्ड खाद्य तेलों का आयात हो रहा है। चालू तेल वर्ष की नवंबर-फरवरी अवधि में खाद्य तेल आयात 23% बढ़कर करीब 42 लाख टन हो गया। रबी में तिलहन उत्पादन करीब 15% घटकर 76.65 लाख टन रह सकता है। इस अनुमान के जारी होने के बाद भी बारिश से नुकसान हुआ है। ऑयल इंडस्ट्री के अनुसार बेमौसम बारिश से सरसों का उत्पादन पिछले साल के 65 लाख से घटकर 52 लाख टन रह सकता है। सस्ते आयात से देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता मांग से अधिक है, इसलिए तिलहन उत्पादन घटने की संभावना के बाद भी तेलों में तेजी नहीं आई है। हालांकि भाव काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में अगले महीने तक कीमतों में और थोड़ा सुधार आ सकता है। तेजी से चढ़ती कपास की कीमतों को लेकर कताई मिलों की परेशानी सामने आई है। हालांकि कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 35% तक कम है। एक साल पहले कपास की कीमत 44,000 प्रति गांठ के करीब थी। कम कीमत के बावजूद मिल मालिक इस साल कपास खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर में धागे की मांग की कमी के कारण निर्यात में बहुत गिरावट आई है और मिलें भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कपास खरीदना चाहती हैं, लेकिन वे अधिक कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है। चूंकि उत्तरी क्षेत्र में कटाई आखिरी चरण में है, आपूर्ति में सुस्ती देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के धागे की मांग में कमी के कारण 80% क्षमता का ही इस्तेमाल हो रहा है और इससे अधिक कपास खरीदने से मिल मालिकों की परिचालन लागत प्रभावित होगी। चालू तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर के दौरान भारत का वनस्पति तेल आयात 8% बढ़कर 127 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसकी वजह तिलहन उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से रबी सीजन में तिलहन उत्पादन में भारी गिरावट आने के आसार हैं। नवंबर 2013 से अक्टूबर 2014 के दौरान देश का वनस्पति तेल आयात 116.2 लाख टन रहा था। इस साल नवंबर से फरवरी के दौरान वनस्पति तेल का आयात 23% बढ़कर 41.9 लाख टन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 34.2 लाख टन था। फसल के पकने के समय मार्च में कई बार बारिश और ओले गिरने से कई राज्यों में रेपसीड और सरसों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। फसल के नुकसान के वास्तविक अनुमान अभी नहीं आए हैं। फरवरी के अंतिम हफ्ते से देश के मध्य, उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से जहां कृषि उत्पादन में कमी आने की आशंका है, वहीं मौसम विज्ञानी भी इससे उलझन में हैं। बारिश के कारण राज्यों में गेहूं की खरीद में करीब 10 दिनों की देरी हो सकती है। इन राज्यों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू होनी थी। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस बारिश से दक्षिण पश्चिम मानसून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आमतौर पर मानसून जून में दस्तक देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अनुसार बारिश से दक्षिण पश्चिम मानसून पर असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन अगर अप्रैल के बाद भी ऐसे ही हालात बने रहे तो मानसून में देरी हो सकती है। मार्च में करीब 62.5 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 100% ज्यादा है। पिछले हफ्ते भारतीय मौसम विभाग ने भी कहा था कि मार्च में पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। लगातार वर्षा ने जायद की फसलों से क्षतिपूर्ति होने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जायद की फसलों की बुआई लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 12.72% हो सकी। सर्वाधिक नुकसान मेरठ, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, विंध्याचल, झांसी, चित्रकूट और फैजाबाद मंडल में हुआ। यहाँ ग्रीष्मकालीन मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, कपास, जायद धान, मेंथा,
सब्जियां, हरा चारा व मूंगफली जैसी फसलों की बुआई शून्य ही यहाँ की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न मंडलों में 2 से 7% ही बुआई संभव हो सकी है। जायद की अधिकतर सब्जियां 15 मार्च तक बो दी जाती हैं। हरा चारा का संकट भी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि हरे चारे की बुआई लक्ष्य से मात्र 11% हो सकी है। उत्पादकता में आए ठहराव से खाद्यान्न लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने पारंपरिक पद्धति की ओर रुख किया है। गोमूत्र, गोबर, गुड़ व केंचुए की खाद का प्रयोग और कतार में बुआई कर 1.5 से 2 गुना उपज लेने में कामयाबी हासिल हुई, तो अब किसानों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया गया है। इस पद्धति को गेहूं सघनीकरण विधि नाम दिया गया। इस पद्धति से 10 किलोग्राम बीज से 1 एकड़ भूमि में 200 से 230 क्विंटल गेहूं उत्पादन का परीक्षण किया जा चुका है। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा स्थलीय निरीक्षण भी कराया जा रहा है। गेहूं की आदर्श खेती के लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1645 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1680 रुपए, कानपुर की मंडी में 1620 रुपए और वाराणसी की मंडी में 1690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में 2200 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 2170 रुपए, कानपुर की मंडी में 2050 रुपए और वाराणसी की मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर अरहर के औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में 5900 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 5650 रुपए, कानपुर की मंडी में 5500 रुपए और वाराणसी की मंडी में 3480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में 6880 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 6650 रुपए, कानपुर की मंडी में 7000 रुपए और वाराणसी की मंडी में 7250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में 650 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 700 रुपए, कानपुर की मंडी में 550 रुपए और वाराणसी की मंडी में 680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में 1025 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1000 रुपए, कानपुर की मंडी में 900 रुपए और वाराणसी की मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में 1500 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1650 रुपए, कानपुर की मंडी में 1200 रुपए और वाराणसी की मंडी में 1385 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में 610 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 550 रुपए, कानपुर की मंडी में 400 रुपए और वाराणसी की मंडी में 575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर परवल की औसत कीमतों पर। लखनऊ की मंडी में 2880 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 3000 रुपए, कानपुर की मंडी में 2900 रुपए और वाराणसी की मंडी में 2940 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में सेब के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में 3800 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 4550 रुपए, कानपुर की मंडी में 4000 रुपए और वाराणसी की मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, सफलता से जुड़ी कहानियां और सफल व्यक्ति हमारे मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसके साथ ही प्रेरणा के शोध भी होते हैं। अगर हम उनके बताए रास्तों पर चलते हैं तो समस्याएं हमारी काफ़ी पीछे छूट जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम आपकी अपने कार्यक्रम में मुलाकात करवाते हैं अपने सफल किसान भाइयों से। आज उसी सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने प्रगतिशील किसान जो कि राजा मऊ गाँव के रहने वाले हैं, बछरावा के, जनपद रायबरेली, श्री देवी प्रकाश जी। आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। देवी प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, MA की पढ़ाई की अंग्रेजी माध्यम से, उसके पश्चात आपने खेती को रोजगार का साधन बनाया। ऐसी आपको प्रेरणा कैसे मिली कि हम खेती को प्रेरणा कार्य करें और आमदनी का जरिया बनाएं? भारत देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से बहुत ज़्यादा हुई है और ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में निकली और नौकरी का जो है थोड़ा सा सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा नौकरी की तरफ भागें। जी। लेकिन नौकरी की तरफ हम भी गए तो देखा वहाँ इतना जो है ज़बरदस्त कंपटीशन है, इतना लोगों में आपस में जो है, तो उससे हमने ये प्रेरणा लिया कि इससे तो अच्छा अपनी पारंपरिक जो खेती हमारे घर पे उस पर कुछ नए तरीके से खेती किया जाए जी। और ये सोच करके हम खेतों की तरफ गए, अपने गाँव की तरफ गए। हमने अपने पिताजी से संपर्क किया, बातचीत किया, तो हमने कहा कि थोड़ा सा खेती के तौर तरीकों को बदला जाए, आज के आधुनिक युग के तरीके से खेती किया जाए जी। और उसके लिए हम अपने ब्लॉक स्तर पे अपने खेती के उच्चाधिकारियों से मुलाकात किया, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि आप जो रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके बीच में कुछ ऐसी फसलें जैसे पिपरमिंट की खेती चलती थी और उन्होंने कुछ और तरीके बताया कि आप अपने खेतों के किनारे पपीते के पेड़ लगा लीजिए या कुछ और भी औषधि चीज़ें हैं या जैसे फूल की खेती कर लीजिए तो आपको एक अतिरिक्त आमदनी आपकी फसलों से हो जाएगी। उन्होंने बीच में सहयोग दिया कि कुछ और भी खेती कर सकते हैं, एक साथ 2-3 फसलें सुबह उस समय की ले सकते हैं। तो हमने उनकी सलाह मानी और सलाह मानने के बाद हम पूर्ण रूप से पूरी गंभीरता के साथ खेती के साथ जुटे। हालांकि हमारे किसान भाई, जैसा मैं गांव में देखता हूं कि खेती को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ एक
जीविकोपार्जन है तो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल, कुल कहने का मकसद ये है कि हम कृषि में विविधीकरण लाएं और जो हमारा खाली समय बच रहा है, वैज्ञानिक तकनीकें हैं, पढ़ाई होने के साथ में उनका भी उपयोग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके। तो कुल कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास 12 बीघे खेती अपनी पारिवारिक खेती है और जो हमारे गांव कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी तो उनके परिवार शहरों में शिफ्ट हो गए, उनकी खेती अधिया बटाई पड़ी रहती है, तो हमने उनसे अब उनकी खेती खुद जो है ठेके पे अधिया बटाई पे ले रखा हुआ है, उनकी खेती भी करते हैं। तो कुल मिला के 15-16 बीघे खेती हम जो है कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें हम 15-16 बीघे खेती में हर तरह की फसल लेते हैं, जैसे चना की फसल लेते हैं, मटर की फसल लेते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, थोड़ा एक आधे बीघे में हम गुजाई भी बो लेते हैं। मतलब हर तरह की चीज़ खेती हमको जो है फसल हमको उपलब्ध हो जाती है। और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम कुछ फसलें ऐसी ले लें जिसमें हमारे क्षेत्र के जो हमारे सहयोगी गण वो भी हमसे जुड़े रहें। इसीलिए हम खेती के साथ साथ पशुपालन और बागवानी का भी काम कर लेते हैं। अमूमन होता क्या कि हमारे किसान भाई धान और गेहूं की फसल कर लेते हैं, उसके बाद जब खेत में पानी लगाना हुआ तब पहुँच गए, या सुबह शाम अपना जो है घूमने टहलने के उद्देश्य से आधे घंटे के लिए चले गए, इधर उधर घूम घाम के चले आए। लेकिन हमारा अपना खेती करने का तरीका अलग है। हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी प्राइवेट जॉब को करें, कार्य को करेंगे तो 10-12 घंटे की हमको ड्यूटी करनी पड़ेगी। हम जानना चाहेंगे कि आपने बदलाव क्या किया? जो पारंपरिक आपने कहा कि खेती का हमने कार्य अपनाया, तो जो पारंपरिक तरीका हमारा खेती का पुराना तरीका था और आपने जो बदलाव किया इसमें क्या काम बदला है? देखिए, पहली चीज तो बदलाव, पहले पारंपरिक खेती हमारे बैलों से जुताई हुआ होती थी तो उसमें टाइम लगता था। अब क्या है कि ट्रैक्टर से हम जुताई कर लेते हैं, ट्रैक्टर से बुआई कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें जरूरत पड़ती है, मान लीजिए हमारा इंजन बिगड़ गया जो कि सिंचाई का मुख्य साधन, तो हम ट्रैक्टर से अपनी सिंचाई भी कर लेते हैं। तो एक ट्रैक्टर के रूप में हमें बहुत ही बहुउद्देशीय साथी मिल गया। साथ में ट्रैक्टर की वजह से कुछ किसान और भी जुड़ गए, क्योंकि उनके पास भी जानवर भी नहीं है, बैल वगैरह नहीं है, तो वो हमारे ट्रैक्टर से काम ले लेते हैं। हम भी उनके मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, तो उससे सहयोगी बन करके हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि हम बड़े काश्तकारों में थोड़ा सा गांव में गिने जाते हैं, क्योंकि किसी के पास 1 बीघे जमीन है, किसी के पास 2 बीघे जमीन है, लेकिन खेती तो सभी को करना है, जीविकोपार्जन सभी को करना है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से हम उनका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारे गांव के आदमी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उतना योग्य नहीं। तो हम कुछ फसलों के बारे में जानना चाहेंगे। फसलों में आप कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें ले रहे हैं, दाने के लिए, अनाज के लिए? देखिए, गेहूं तो हमारा मुख्य होता है और धान हमारा मुख्य होता है। अरहर की फसल हम ले लेते हैं, और लोबिया है, मूंग है, उर्द है, इसकी भी खेती करते हैं। चना मटर तो करते हैं। इसके साथ में जो हम नकदी फसल कहते हैं, पैसों के लिए करते हैं, उसमें क्या करते हैं? उसके लिए हम पिपरमिंट की खेती बीच में कर लेते हैं, धान और गेहूं के बीच में। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है पिपरमिंट खेती, क्योंकि इधर गेहूं में पैसा लगता है, उधर धान में पैसा लगता है, तो उससे बचत हमारी हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि पिपरमिंट की खेती में हमारे जानवर नुकसान नहीं करते हैं। जानवर उसको तो चरते हैं, ना ही उसमें जो है कोई जो गंध आती है, जी, उसमें वो हमारा बचत हो जाता है। उसके बाद वो हमारे पास जो पिपरमिंट की चीज आती है मार्केट में, नकदी फसल है, हम तुरंत बिक जाती है। और जब तक हम उसको बेचते नहीं तो हमारे घर में एक बैंक बैलेंस की तरह वो तेल रखा रहता है। बिल्कुल, जब जरूरत होगी तब उसको नकद कर लेंगे। आपने बागवानी का भी बताया, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो फल में आप क्या उत्पादन लेते हैं? देखिए, सबसे पहला तो हम जो है पपीते खेती पे विश्वास करते हैं, क्योंकि पपीते खेती हम मेड़ के चारों तरफ अपना जो है थाला बना करके कर लेते हैं, और ये पौधा 1-2 साल के लिए होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है, फिर पुनः खेती कर लेते हैं। अच्छा। तो जैसे आम का पौधा होता तो हमेशा के लिए 10-20 साल के लिए तो हो ही जाता है। हमारे पूर्वजों की जो है 1-1.5 बीघे की देसी आम की बाग है। अभी हम लोगों ने चूंकि हम सन 86-87 से खेती कर रहे हैं, तो हमने 1 बीघे में अपना दशहरी आम की फसल बाग लगा ली थी। उसी में हमने आंवले का पौधा लगाया, अमरूद का पौधा भी लगा रखा है, और जामुन और बेर के भी पौधे हमने लगा रखे, क्योंकि ये लुप्त प्राय प्रजाति मेरी नजरों में हो रही थी कि लोग पैसे के लिए जामुन मिलाकर आमदनी के साथ में शौकिया भी आप बागवानी का कार्य कर रहे हैं। तो आपने बताया कि आप खेती बड़े स्तर पर कर रहे हैं, कुछ किसान भाई छोटे स्तर पर कर रहे हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो सफलता के रास्ते पर बढ़ते हैं, मदद करने की भावना कम होती है। तो आप सामूहिक तौर पर भी खेती कर रहे हैं, तो आपसी मदद के लिए क्या कार्य होते हैं? देखिए, आपसी मदद के लिए पहली बात तो ये है कि टीवी और रेडियो हमारे गांव-गांव में लगभग घर-घर में पहुंच गया है। हम लोग उस ये जरूर कहते हैं कि देखिए, टीवी में जो सीरियल आ रहे हैं आप उनको देखिए, वो मनोरंजन करेंगे, लेकिन कृषि से संबंधित जितने भी आप कार्यक्रम देखिए वो आपका पेट भरेंगे, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जो जानकारी हम ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से लेकर के आते हैं, अधिकारियों से पूछ के आते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि वो हमें लिखित तौर पर कुछ उपलब्ध कराएं। तो वहाँ से हमको ब्रोशर, पम्पलेट वगैरह मिल जाते हैं। अपने किसान भाइयों को हफ्ते में 1 बार प्रधान जी के माध्यम से एक चौपाल 2 घंटे के लगाते हैं, और उसमें नई जानकारियाँ देते हैं। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि कोई ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से कोई अधिकारी महीने में 1 बार आवे और हम लोगों का सहयोग करे, हम लोगों को मार्गदर्शन करे, ताकि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो सके।
तो बिल्कुल आप जागरूक हैं तो वो जी। भी मदद करने के लिए जी, तत्पर जी। रहते होंगे और साथ में प्रचार सामग्री का जी, भी, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा सामग्री जी, का जी। भी आप इस्तेमाल जी। करते हैं। अगर कोई समस्या आती है गांव के स्तर पर, आपके किसान भाइयों के समूह के स्तर पर, जी, जी। तो उसका निराकरण कैसे करते हैं प्राथमिक तौर पर? देखिए, कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहली बात, जिसके सामने समस्या है पहले हम उसको अपने साथ में लेते हैं। जी। अपना वाहन हमारे पास है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे साइकिल हो, चाहे जीप हो या किसी टेम्पो से, कैसे भी हम उस अधिकारी के सम्मुख उस व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं ताकि उसको ये भरोसा हो जाए कि इन्होंने मेरा कार्य किया, वहाँ प्रयास किया है। अच्छा। ले जाकर उस मतलब अधिकारी से सहयोग की भावना है, जी, जी, दूसरे जी। के लिए हमेशा खड़े रहते तो हैं। हम उसको ले जाके उन अधिकारी से मिलवाते हैं। मिलवाने के बाद उन्हीं के मुखारबिंद से उस समस्या को सामने रखते हैं कि आप कहिए, क्योंकि थोड़ा सा आत्मबल हमारे गांव के किसानों को थोड़ा बिल्कुल। कम देव होता प्रकाश जी, है। एक और बात है, खेती तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन खेती के साथ पशुपालन को खेती का रीढ़ माना जाता है। जी, जी, जी। तो क्या पशुपालन के क्षेत्र में कुछ कार्य आपका हो रहा है? जी जी, हमारे पास 2 भैंसे हैं जो कि अच्छा दूध दे रहे हैं। 2 गाय हैं, एक देसी गाय है और एक जर्सी की गाय है। मौके पे एक भैंस और 2 गाय बराबर दूध दे रही हैं। हम बिक्री की ओर तो ध्यान देते हैं, खास करके हम ध्यान देते हैं कि कुछ दूध हम अपने घर में इतनी मात्रा में रखें कि हमारे परिवार के लोग तो खाएं ही खाएं, जरूर मोहल्ले पड़ोस के लोगों को अगर जरूरत पड़े तो भी उनको हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा पैसा ही नहीं होता। हमारा टारगेट हमारे मोहल्ले के बच्चे स्वस्थ हों, उनकी जरूरतें पूरी हो, क्योंकि उन्हीं के बच्चों के बीच में हमारे बच्चों समाज को में भी एक अच्छा स्थान और सहयोग की बैठना उठना भावना होता बनी है। रहे। तो बिल्कुल दूध तो हमारे पोषण का कार्य जी, करता जी। है और हमारे जानवरों से मिलने वाला गोबर, जिसकी खाद खेतों में पड़े, तो हमारी मिट्टी के पोषण का कार्य करती जी है। हाँ, जी तो हाँ। क्या इसका उपयोग करते हैं? बिल्कुल, हम तो पूरा एक गड्ढा बना करके, जिसे गांव की भाषा में घूर कहते हैं, हम उसको साल भर इकट्ठा करते हैं और बारिश आने के पहले हम उसको खेत में प्राथमिकता के तौर पर पहुंचा देते हैं। अगर नियमित तौर पर जो हमारी देसी पारंपरिक खाद्य है इनका जी। इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या फर्क दिख रहा है जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी अपेक्षा? देखिए, चूंकि हम कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसल में जो है दाने में भी चमक रहती है, जड़ें मजबूत रहती हैं और पौधे भी हस्त पुष्ट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो लोगों को ला करके बुला के दिखाते हैं कि देखिए फला किसान ने ये जो है लगातार 5 साल तक रासायनिक खाद का प्रयोग किया, तो उनकी फसल देखिए। हमने हर साल हर दूसरे साल खेतों में जो है कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग किया, फिर रासायनिक खाद का प्रयोग किया। आप मेरी फसल देखिए। तो लोगों को जब अपनी नज़रों से दिखाई पड़ता है, आंखों से देखते, तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर ही है। तो वो भी प्रयास करते हैं कि हम साल 2 साल में एक बार जो है कंपोस्ट खाद या हरी खाद का प्रयोग साथ में करें, तब रासायनिक खाद। बहुत ही आवश्यक है, दूसरों को प्रेरणा भी मिल रही है जो आपके गांव के लोग हैं। देव प्रकाश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव अपने बांटे हमारे साथ, और हम आशा करते हैं कि आप, हमारे जो दर्शक हैं, आपके अनुभव से जरूर फायदा लेंगे और इसको अपनी खेती में अपनाएंगे भी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने अनुभव लिए देव प्रकाश जी से कि आप खेती करके संतुष्ट हैं अपनी आमदनी से, अपने कार्य से, साथ ही सामाजिक भावना भी है, सहयोग की भावना है अपने गांव के लोगों के लिए जो छोटे किसान हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये अनुभव आपके लिए फायदेमंद होंगे और आप भी अपनाएंगे अपने कृषि में, ताकि आप भी सफल और प्रगतिशील किसान बन सकें। नमस्कार।